22 जनवरी 1980। जगह है मुंबई का आरके स्टूडियो। मौका है ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी का। और बॉलीवुड के लगभग सारे बड़े सितारे, मतलब आप सोचिए सब एक ही छत के नीचे जमा हैं। अमिताभ बच्चन भी अपनी पत्नी जया बच्चन के साथ मौजूद हैं। माहौल में एक जश्न की एक रौनक है और तभी सबकी नजरें दरवाजे पर टिक जाती हैं। एंट्री होती है रेखा की। हाँ, और कैसे? सफेद साड़ी, माथे पर एक बड़ी सी लाल बिंदी और मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। बिल्कुल। और एक पल के लिए जैसे सन्नाटा छा जाता है। कैमरे के फ्लैश चमकने लगते हैं, लोगों में कानाफूसी शुरू हो जाती है। क्योंकि सब जानते हैं रेखा शादीशुदा नहीं है। एग्जैक्टली। और फिर वो सीधे अमिताभ बच्चन के पास जाकर उनसे बात करना शुरू कर देती हैं। ये सिर्फ एक चौंकाने वाला पल नहीं था, ये एक बयान था। हाँ, एक पब्लिक दावा। और आज हम इसी एक घटना से शुरू करके रेखा के जीवन की उन परतों को खोलने वाले हैं जिनके बारे में अक्सर सतही तौर पर बात होती है। सही है। हमारे पास जो सोर्स है सिनेमास्टिक का वीडियो, वो उनकी जिंदगी के उतार चढ़ावों की एक बहुत गहरी पड़ताल करता है। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि शोहरत की बुलंदियों पर बैठी एक महिला के अंदर प्यार की इतनी गहरी तलाश क्यों थी। देखिए, ये कहानी उनके जन्म से भी पहले शुरू होती है। उनके पिता थे दक्षिण भारत के सुपरस्टार जेमिनी गणेशन। हाँ, बहुत बड़ा नाम। हाँ, और माँ थी अभिनेत्री पुष्पावली। ये एक क्लासिक कहानी है जहाँ पुष्पावली जेमिनी गणेशन से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। लेकिन गणेशन ना सिर्फ पहले से शादीशुदा थे, बच्चों के पिता भी थे। हाँ, और इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि उन्होंने पुष्पावली से कभी शादी नहीं की। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेखा का जन्म एक ऐसे रिश्ते में हुआ जिसे समाज की स्वीकृति नहीं थी। तो एक बच्चे के तौर पे इसका उन पर क्या असर पड़ा होगा? असर बहुत बहुत गहरा और दर्दनाक था। जेमिनी गणेशन ने रेखा को कभी सार्वजनिक रूप से अपनी बेटी माना ही नहीं। अच्छा। सोचिए उस बच्ची पर क्या बीतती होगी जब उसके पिता उसी स्कूल में अपने दूसरे बच्चों को छोड़ने आते थे जहां वो पढ़ती थी, और अपनी ही बेटी को देखकर अनदेखा कर देते थे। ये सिर्फ अनदेखा करना नहीं था, ये एक तरह का रोजाना का इमोशनल रिजेक्शन था। और ये दर्द सिर्फ घर तक तो सीमित नहीं रहा होगा, स्कूल में भी उन्हें इसका सामना करना पड़ा होगा। बिल्कुल। स्कूल में बच्चे उन्हें नाजायज कहकर चिढ़ाते थे। ऊपर से उनका सांवला रंग, जिसकी वजह से उन्हें नस्ल भेदी टिप्पणियों का भी सामना करना पड़ता था। बाप रे। तो एक तरफ पिता का तिरस्कार, दूसरी तरफ समाज के ताने, इन सब ने मिलकर उनके आत्मविश्वास को पूरी तरह तोड़ दिया। तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया? हाँ, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। उनका सपना था एयर होस्टेस बनने का, शायद उस माहौल से कहीं दूर उड़ जाने का एक तरीका। लेकिन उम्र कम थी तो वो भी पूरा नहीं हो सका। तो जिस एक्टिंग की दुनिया की वो बाद में महारानी बनी, उनकी पहली पसंद नहीं थी? बिल्कुल नहीं, उन्हें इसमें जबरदस्ती लाया गया। सोर्स के मुताबिक घर की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उनकी मां ने उन्हें अभिनय करने पर मजबूर किया। उन्होंने खुद भी कहा है एक इंटरव्यू में, मुझे तो मार मार के बनाया गया है। हाँ, सोचिए, 12 साल की उम्र में डेब्यू किया और 15 साल की उम्र में जब वो अपनी पहली हिंदी फिल्म अनजाना सफर कर रही थी, तो उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। आप उस कुख्यात किसिंग सीन की बात कर रही हैं? वो क्या वाकया था? फिल्म के एक सीन में 32 साल के हीरो विश्वजीत ने 15 साल की रेखा को बिना बताए, बिना उनकी सहमति के लगभग 5 मिनट तक जबरदस्ती किस किया। 5 मिनट तक? हाँ, और ये स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। कैमरा चलता रहा, यूनिट के लोग सीटियां बजाते रहे और वो 15 साल की बच्ची हैरान, अपमानित और रोती रही। ये तो भयानक है। और बाद में जब फिल्म सेंसर में अटकी तो उस किस की तस्वीरें लाइफ मैगजीन जैसी पत्रिकाओं में छाप दी गईं। मतलब एक बच्ची के साथ हुए यौन शोषण को सनसनी बनाकर बेचा गया, उसकी एक बोल्ड और सेक्सुअल इमेज बना दी गई, वो भी बिना उसकी मर्जी के। और यही बॉलीवुड का वो स्याह पहलू है। एक बच्ची के ट्रॉमा को बाजार में भुनाया गया। सालों बाद विश्वजीत ने इसे इम्प्रोवाइजेशन कह दिया, जो दिखाता है कि उस दौर में पावर डायनामिक्स कितने बिगड़े हुए थे। इन सब मुश्किलों के बावजूद 1970 में आई फिल्म सावन भादों जबरदस्त हिट हुई। वो रातों रात स्टार बन गई। हाँ, लेकिन ये स्टारडम भी आसान नहीं था। उन्हें अपने लुक्स के लिए, अपने वजन के लिए लगातार आलोचना झेलनी पड़ती थी। और यहीं से रेखा की कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। वो तय करती हैं कि अब वो इस नैरेटिव को कंट्रोल करेंगी। बिल्कुल, ये उनका पहला बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। उन्होंने योगा, एक्सरसाइज और डाइट से खुद को शारीरिक रूप से पूरी तरह बदल लिया।
लेकिन ये सिर्फ एक फिजिकल बदलाव नहीं था। हाँ, ये एक तरह की रीब्रांडिंग थी। सही कहा। उस दौर में जब ज्यादातर हीरोइनें पारंपरिक भारतीय लुक में होती थीं, रेखा ने एक ग्लैमरस, रहस्यमयी और आधुनिक ऑरा तैयार किया। उन्होंने सिर्फ अपना वजन कम नहीं किया, उन्होंने अपनी स्टाइल, अपनी आवाज और अपनी हिंदी उर्दू पर भी जबरदस्त काम किया। और उन्होंने अपने नाम से पिता का सरनेम गणेशन भी हटा दिया। क्या ये उस पिता को पूरी तरह से नकारने का एक तरीका था? बिल्कुल। ये एक तरह की घोषणा थी कि अब मेरी पहचान मेरे काम से होगी, उस नाम से नहीं जिसने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। स्टारडम तो मिल गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे वो अंदरूनी खालीपन भर पाया? लगता तो नहीं है, क्योंकि यहीं से उनके रिश्तों का वो सिलसिला शुरू होता है जहां हर बार उन्हें दिल टूटने का दर्द मिला। पहला बड़ा नाम था जितेंद्र का। हाँ, ऑन स्क्रीन इनकी जोड़ी सुपरहिट थी और जल्दी ही ये असल जिंदगी में भी एक रिश्ते में आ गए। रेखा इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस थी। यहाँ एक पैटर्न दिखता है। हाँ, ये सिर्फ प्यार की तलाश नहीं थी, ये उस पिता की स्वीकृति और उस घर की तलाश थी जो उन्हें कभी नहीं मिला। लेकिन एक दिन उन्होंने जितेंद्र को ये कहते हुए सुन लिया कि रेखा उनके लिए सिर्फ टाइम पास है। और ये उनके लिए एक और रिजेक्शन था। ठीक बचपन की तरह। और इसी दौर में उन्हें एक ऐसे शख्स में सहारा दिखा जो इंडस्ट्री के एक प्रतिष्ठित परिवार से थे, विनोद मेहरा। कहा जाता है कि दोनों ने कोलकाता में गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली थी। हाँ, लेकिन जब रेखा आशीर्वाद लेने विनोद मेहरा के घर मुंबई पहुंची तो उनकी मां ने रेखा को बुरी तरह अपमानित किया। उनको घर में नहीं घुसने दिया है ना? हाँ बिल्कुल, घर में घुसने नहीं दिया और चप्पल से मारने तक की कोशिश की। वो रेखा की इमेज से खुश नहीं थी। लेकिन ये बात हैरान करती है, सालों तक ये कहानी चलती रही, फिर रेखा ने एक इंटरव्यू में इस शादी से ही इनकार कर दिया। ऐसा क्यों? 2004 में सिमी ग्रेवाल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि विनोद मेहरा सिर्फ उनके एक बहुत अच्छे दोस्त थे। देखिए, इसकी कई वजह हो सकती हैं। हो सकता है वो उस अपमानजनक याद को मिटाना चाहती हूँ, या शायद अपनी गरिमा बनाए रखना चाहती थी। हाँ, ये नहीं दिखाना चाहती थी कि उन्हें एक बार फिर रिजेक्ट किया गया था। सच जो भी हो, एक और रिश्ता परिवार की वजह से टूट गया। ऐसा ही कुछ किरण कुमार के साथ भी हुआ। तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। उनकी प्रोफेशनल सफलता बढ़ रही थी, लेकिन पर्सनल जिंदगी में उन्हें बार बार उनकी इमेज और उनके अतीत की वजह से नकारा जा रहा था। और यही उनकी जिंदगी की केंद्रीय त्रासदी है। उनकी पहली प्राथमिकता हमेशा प्यार रहा, एक ऐसा साथी जिसे वो घर कह सकें। फिल्में शायद उस प्यार को पाने का एक जरिया थी, मंजिल नहीं। और फिर उनकी जिंदगी में उस शख्स की एंट्री हुई जिसके साथ उनका नाम हमेशा के लिए जुड़ गया, अमिताभ बच्चन। हाँ, और ये रिश्ता बाकियों से बिल्कुल अलग था। इसकी शुरुआत हुई फिल्म दो अनजाने के सेट पर। रेखा ने खुद माना कि वो अमिताभ से पहली मुलाकात में ही बहुत प्रभावित हो गई थी। उनमें एक तरह का ठहराव था, गरिमा थी। बिल्कुल, वो सब कुछ जो रेखा ने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। वो सिर्फ एक हैंडसम हीरो नहीं थे, वो एक आदर्श की तरह थे। और यह असर एक तरफा नहीं था। रेखा पर अमिताभ का प्रभाव इतना गहरा हुआ कि जो रेखा सेट पर लेट आने के लिए जानी जाती थी, वो अब समय पर आने लगी। पूरी तरह बदल गई थी वो। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि अमिताभ बच्चन पहले से शादीशुदा थे, जया बच्चन से, जो खुद एक बहुत बड़ी और सम्मानित अभिनेत्री थी। इसके बावजूद दोनों का रिश्ता गहरा होता गया और फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग के दौरान एक घटना ने इस रिश्ते को पब्लिक कर दिया। क्या हुआ था उस सेट पर? सेट पर मौजूद भीड़ में से एक शख्स ने रेखा पर कोई भद्दा कमेंट कर दिया। अच्छा। मीडिया में आग लगा दी। ये साफ हो गया था कि इन दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती से कहीं ज्यादा है। और फिर आया ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी का वो दिन जिसकी बात हमने शुरू में की। रेखा का सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर आना, ये क्या था? एक सोचा समझा कदम? लगता तो यही है। ये समाज और इंडस्ट्री के सामने अपने रिश्ते पर मोहर लगाने की एक हताश कोशिश थी, एक तरह से जया बच्चन को सीधी चुनौती। बिल्कुल। रेखा बाद में सफाई देती रही कि वो सीधे शूटिंग से आ रही थी, लेकिन इस बात पर शायद ही किसी ने यकीन किया। इस घटना के बाद जया बच्चन की प्रतिक्रिया बहुत दिलचस्प थी। उन्होंने कोई पब्लिक तमाशा नहीं किया। नहीं, उन्होंने जो किया वो उससे कहीं ज्यादा प्रभावी था। सोर्स के मुताबिक जया ने रेखा को डिनर पर अपने घर बुलाया। अच्छा। रेखा को लगा कि शायद उन्हें डांटा जाएगा या उन पे चिल्लाया जाएगा, लेकिन जया ने बहुत शांति से उनसे बात की। और जब रेखा जाने लगी तो दरवाजे पर बस एक लाइन कही, क्या? मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। और वो एक लाइन किसी भी लड़ाई झगड़े से ज्यादा असरदार थी। बिल्कुल। शायद इसी एक लाइन ने रिश्ते का भविष्य तय कर दिया।
यश चोपड़ा ने इसी असल जिंदगी की कहानी को पर्दे पर उतारा अपनी फिल्म सिलसिला में। और ये इन तीनों की एक साथ आखिरी फिल्म थी। हाँ, और फिर कुली के सेट पर हुए जानलेवा हादसे ने इस कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस मुश्किल वक्त में जया बच्चन अमिताभ के साथ एक चट्टान की तरह खड़ी रहीं। और जब अमिताभ मौत के मुंह से वापस लौटे तो वो परिवार के और करीब आ गए। रेखा से उनकी दूरियां हमेशा के लिए बढ़ गईं। एक बार फिर रेखा अकेली रह गई थी। इतने हार्टब्रेक्स के बाद रेखा ने आखिरकार शादी करने का फैसला किया। दिल्ली के एक बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से। हाँ, और ऐसा लगा कि शायद अब उनकी प्यार की तलाश पूरी हो गई। लेकिन यहाँ भी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ ही समय बाद रेखा को पता चला कि मुकेश क्रॉनिक डिप्रेशन के मरीज हैं और उन्होंने ये बात उनसे छुपाई थी। वो उन्हें सिर्फ एक ट्रॉफी वाइफ की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। और फिर वो त्रासदी हुई जिसने रेखा को पूरी तरह से तोड़ दिया। हाँ, कुछ ही महीनों बाद जब रेखा लंदन में थी, मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली और इसके लिए मीडिया, समाज सबने सीधा सीधा रेखा को जिम्मेदार ठहराया। उन पर वैम्प, हत्यारिन जैसे लेबल लगा दिए गए। ये उनकी जिंदगी का शायद सबसे काला दौर था। पति की मौत का दुख एक तरफ और पूरे देश का इल्जाम दूसरी तरफ। लेकिन उन्होंने इस बार भी हार नहीं मानी। वो फिर से फिल्मों में लौटी और फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा पल आया जो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। जब उनका सामना अपने पिता से हुआ। हाँ, वो एक अवार्ड फंक्शन था जहां जेमिनी गणेशन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाना था और सरप्राइज के तौर पर ये अवार्ड देने के लिए मंच पर उनकी बेटी रेखा को बुलाया गया। ये तो ऐतिहासिक पल रहा होगा। बहुत भावुक पल था। वो पिता जिसने अपनी बेटी को कभी नहीं अपनाया, आज उसी बेटी के हाथों अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान ले रहा था। ये रेखा की अपने दर्द पर, अपने अतीत पर सबसे बड़ी जीत थी। इसके बाद कुछ सालों तक पिता पुत्री के रिश्ते में सुधार भी आया। बाद में उनका नाम अक्षय कुमार जैसे एक्टर से भी जुड़ा। लेकिन तब तक शायद वो समझ चुकी थीं कि वो जिस प्यार की तलाश में हैं, वो शायद उनकी किस्मत में नहीं है। तो जब हम इन सभी स्रोतों को एक साथ रख के देखते हैं तो रेखा की कहानी क्या कहती है? ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने बचपन के तिरस्कार, प्रोफेशनल मुश्किलों, टूटे हुए रिश्तों के बावजूद खुद को बार बार साबित किया। 180 से ज्यादा फिल्में, नेशनल अवार्ड और बॉलीवुड की सबसे बड़ी दीवा का खिताब। उन्होंने हर वो चीज हासिल की जो एक एक्टर हासिल करने का सपना देखता है। हाँ, लेकिन इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना भी यही है, जिस एक चीज को उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी प्राथमिकता माना, सच्चा प्यार और एक परिवार, वो उन्हें कभी नहीं मिला। पूछा जाता है तो वो कहती हैं कि उन पर अच्छा लगता है, पर लोग आज भी ये कयास लगाते हैं कि ये सिंदूर किसके नाम का है। और यहीं पर हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को छोड़ सकते हैं। ये सोचने वाली बात है कि क्या शोहरत और लाखों करोड़ों लोगों का प्यार किसी इंसान के अकेलेपन को सच में भर सकता है? जब पूरी दुनिया आपको चाहती हो, लेकिन वो एक खास रिश्ता, वो एक इंसान जिसे आप घर कह सकें, वो हमेशा अधूरा रह जाए, तो सफलता के क्या मायने रह जाते हैं।